नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले को लेकर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 58 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम धामी ने स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी जो भी करते हैं सोच समझकर करते हैं। पीएम का नोटबंदी का फैसला सही था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के लिए सीएम ने कोर्ट का आभार जताया है। दूर की इस कल्पना के पास माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, निश्चित रूप से वो उस समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया था उसको बिल्कुल सही ठहराया है कि देश के अंदर एक बड़ा बदलाव करने के लिए तमाम प्रकार की कालाबाजारी, काला धन, इस प्रकार की जो करेंसी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उस समय का यह फैसला ठीक था और बड़े बहुमत से उन्होंने उस समय के फैसले को सही करार दिया। जनपदों के दौरे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पहुंची, जहां उन्होंने नवनिर्मित भवन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवास छात्रावास और झड़ीपनी का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम संपर्क स्मार्ट शाला टीवी डिवाइस और स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम की भी उन्होंने शुरुआत की। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, कृषि मंत्री गणेश जोशी और कैंट विधायक सविता कपूर भी मौजूद रहीं। तो देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पहुंचे सीएम धामी, जहां पर नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस मौके पर शिक्षा मंत्री और कृषि मंत्री भी मौजूद रहे। नवनिर्मित भवन का लोकार्पण का कार्यक्रम था, जिसकी तस्वीरें आपको हम सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी पहुंचे। इस दौरान लोकार्पण हुआ और नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम पहुंचे थे। इस दौरान शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री भी उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की यह तस्वीरें हैं जहां पर नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया जा रहा था। बड़ी खबर सामने आ रही है रुड़की से, जहां पर नशे पर पुलिस की नकेल देखने को मिली है। बता दें कि ड्रग कारोबारियों पर कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से। देर रात ड्रग माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गंगनहर पुलिस और एसडीएम ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 1,20,000 की नशीली गोलियां पुलिस ने बरामद की है। आरोपी समेत कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। बताते चले कि आरोपी यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। एक आरोपी अभी भी मौके से फरार चल रहा है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर 1,20,000 की नशीले पदार्थ पुलिस ने बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक कार भी बरामद की है। तो नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर ड्रग कारोबारियों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से नशीले पदार्थ पुलिस ने बरामद किए हैं। उधर अल्मोड़ा के एसएसपी प्रदीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने साल 2016 में हुए पुलिस कोटपा एक्ट और पुलिस एक्ट के तहत नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं नए साल पर उन्होंने अपराध पर लगाम लगाने, नियमों को तोड़ने पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया।
साथ ही नशे के कारोबार को खत्म करने के साथ नशा पीड़ितों की ऑनलाइन काउंसलिंग करने की बात भी कही। सिगरेट बेचना इत्यादि में, और इसमें करीब 96 लाख रुपए तक के गांजा, चरस इत्यादि बरामद हुए हैं, जिसमें कि गांजा सबसे ज्यादा है, 5 कुंटल गांजा है और 9 किलो चरस बरामद हुई है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट में लगभग 19,000 जो वाहन चालक हैं उनके चालान किए गए हैं, और जिसमें कि लगभग 1.25 करोड़ जुर्माना वसूला गया है। उसी प्रकार पर्याप्त मात्रा में पोटपा एक्ट के अंतर्गत जो सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीना, सिगरेट बेचना इत्यादि में, और पुलिस एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई। एनडीपीएस में करीब 96 लाख रुपए तक के गांजा, चरस इत्यादि बरामद हुए हैं, जिसमें कि गांजा सबसे ज्यादा है, 5 कुंटल गांजा है और 9 किलो चरस बरामद हुई है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट में लगभग 19,000 जो वाहन चालक हैं। उधर बाजपुर के एसडीएम कोर्ट परिसर में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने 10 लाख रुपए की लागत से बने अधिवक्ताओं के लिए बार भवन का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने भविष्य में और मदद की जरूरत होने पर सहयोग करने की बात कही। बता दें कि बाजपुर के एसडीएम कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं का वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक अरविंद पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने विधायक अरविंद पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी को पुष्प देकर उनका स्वागत किया। अभी आ जाना। विशिष्ट जी आप वंदन कर रहे हैं मां सरस्वती का, जो आपका बिल्ला हमको लगा है भवन का निर्माण विधायक निधि से किया गया था। सभी हमारे वकील जो बंधु हैं, इनका आदेश था, उसका पालन किया। पैसा समय पे आ गया था, वह भवन बन गया। आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। मैं बार काउंसिल को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। इस उम्मीद से कि आने वाले समय में जो बाजपुर हमारी ये कोर्ट है, छोटी जगह है लेकिन यहाँ मुकदमे काफी हैं। हमारे वकीलों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो, इतना अच्छा काम हो कि इनका नाम अच्छे कामों के लिए जाना जाए। हमने ऐसी इनको शुभकामना दिया है, और नए साल में बाजपुर वासियों को बहुत बहुत आपके माध्यम से मैं नववर्ष की शुभकामना देता हूं। उधर चमोली जिले के जोशीमठ में भू धसाव पर स्थानीय लोग प्रशासन के निरंकुश रवैये पर आक्रोशित हैं। वहीं जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही। समिति के संयोजक अतुल सती ने कहा कि जोशीमठ को बचाने के लिए पूर्व में भी कई जांच समितियां अपनी रिपोर्ट दे चुकी हैं, लेकिन उस पर न तो प्रशासन गंभीर नजर आया है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। बद्रीनाथ के विधायक ने कहा कि जोशीमठ का अस्तित्व अब खतरे में है, लेकिन कुछ लोग अब भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अफसोस की बात यही है कि भरोसा देने की बात बहुत दूर, उन्होंने जोशीमठ से इतनी दूर से लोग जो आपदा प्रभावित हैं, आपदा पीड़ित हैं, और पीड़ित लोगों की पीड़ा लेकर के हम मुख्यमंत्री जी के दरबार में गए थे। उन्होंने लोगों को बैठने तक के लिए नहीं कहा, सुनना तो बहुत दूर की बात है। और उसके बाद भी हम लोगों ने उनसे गुजारिश की कि अगर आप चाहें तो आप फुर्सत में हो जाएं तो हम दोबारा आपसे मिल लें, लेकिन उसका भी हमको समय नहीं दिया गया। अब मुलाकात तो 10 बजे होनी थी, 7:20 पे विज्ञप्ति जारी कर दी गई। आप यहाँ पर बैठे हुए केवल राजनीति करना चाहते हैं, और घर में बैठे बैठे जब उनको पता चला कि लोग मुख्यमंत्री जी को मिल गए हैं, मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो रही है, मुख्यमंत्री जी से जोशीमठ की समस्याओं के बारे में जो है बताया जा रहा है, उससे पहले आनंद थाना में आकर के नेताजी ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। अब बताओ, 7 बजे की विज्ञप्ति जारी है, आप 8 बजे आप घर पे थे, उससे पहले विज्ञप्ति जारी हो गई।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की, जो कि प्रदेश में अब एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। बीमार व्यक्तियों, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर है। आमतौर पर अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और दूसरी संवेदनशील जगहों के आसपास नो हॉर्न जोन होता है, लेकिन राजधानी देहरादून में ऐसा नहीं हो पा रहा है। प्रदेश के अब सबसे बड़े दोनों अस्पताल के बाहर ध्वनि प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक है। भीड़भाड़ वाले दोन चौक पर हर समय वाहनों की आवाजाही रहती है, लेकिन आज तक यहां नो हॉर्न का एक बोर्ड तक नहीं लगा है। वहीं दोनों अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर नितिन का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से काफी कम उम्र में लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और उनके सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है। वहीं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कई तरह के प्रयोगों में प्रशासन भी जुटा है। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से बार बार सभी वाहन चालकों से अपील की जा रही है कि जब जरूरी हो तभी हॉर्न बजाएं। ट्रैफिक व्यवस्था को लेके पिछले 4 महीने से हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि हम लोगों ने रोज की ट्रैफिक के लिए अलग प्लान रखे हैं। जो अगले महीने में जो भी माइलस्टोन आएंगे, जैसे जनवरी में 26 जनवरी आएगा, 15 जनवरी के आसपास डिफेंस मिनिस्टर की विजिट है, तो इन चीजों को हम प्रेडिक्ट करके हम पहले से ही प्रिपरेशन करना शुरू किए। हर तरफ नॉइज पोल्यूशन किसी रूप में है ही। जैसे हम गाड़ी में निकल रहे हैं या बाइक में निकल रहे हैं तो हॉर्न जो एक्स्ट्रा यूसेज ऑफ हॉर्न जो नहीं होना चाहिए, उसे अंदरूनी कान की जो नसें होती हैं उसमें काफी फर्क पड़ता है कि तेज आवाज, एक हमारे अंदरूनी कान की एक लिमिटेशन होती है किसी भी आवाज को सुनने की। अब उस लिमिट से अगर हम किसी आवाज को उस कान तक पहुंचाते हैं तो उससे अंदरूनी कान की जो नसें होती है, उनके जो सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, उसमें काफी प्रभाव आता है। हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण हटाए जाने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अतिक्रमण क्षेत्र की पिलर बंदी कर दी गई है और साथ ही रेलवे के एडीआरएम समेत अन्य अधिकारियों ने प्रशासन के साथ रेलवे की अतिक्रमित क्षेत्र का निरीक्षण कर समन्वय बैठक की। वहीं एसडीएम मनीष कुमार ने बताया कि आज रेलवे टीम ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद रेलवे की भूमि से जल्द अतिक्रमण हट जाएगा। उससे पूर्व रेलवे की संपत्ति को कैसे सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके, इसके लिए विस्तार पूर्वक निरीक्षण कर समन्वय बैठक की गई है। स्टेशन को कैसे फेंस करना है, ये तो हम ही करेंगे। स्टेशन बना पुलिस प्रशासन और रेलवे विभाग का एक समन्वय था और उसमें वो संवेदनशील स्थल जो चिन्हित किए जाने थे और साथ ही साथ जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किस प्रकार से किया जाए, उसके संबंध में एक बैठक थी और बैठक जो है ठीक प्रकार से संपन्न हुई। सर, निरीक्षण में क्या पाया है, कब तक निरीक्षण है, कब तक तोड़ने का काम शुरू किया जाएगा? देखिए, ये तो अभी इस पे बताया जाना उचित नहीं होगा कि कब से क्या कार्रवाई होने, लेकिन हाँ, ये रेलवे और पुलिस और प्रशासन का एक समन्वय बैठक थी और इसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का किस प्रकार से अनुपालन अच्छी प्रकार से किया जाए, उसके संबंध में एक निरीक्षण। बात नहीं करें। उधर दिल्ली हरिद्वार मार्ग एनएच हाईवे पर बीते दिनों भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ हुए सड़क हादसे के बाद जहां पूरे देश में चर्चा हो रही है, तो वहीं ऋषभ पंत के साथ हुई सड़क दुर्घटना के बाद नेशनल हाईवे के अधिकारियों की भी पोल खुल गई है। सड़क हादसे के बाद नेशनल रोड सेफ्टी की टीम ने घटनास्थल पर जाकर बारीकी से निरीक्षण किया, जहां नारसन से लेकर मंगलौर तक 10 किलोमीटर लंबे मार्ग पर अनगिनत कट लगे हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कई बार इस बारे में शिकायत प्रशासन से की, लेकिन प्रशासन की ओर से नेशनल हाईवे पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोड के बारे में तो भैया यहाँ डेली का डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होया। अभी ऋषभ पंत जी का होया, वो तो भाई स्टार खिलाड़ी, तो इसलिए आप भी यहाँ आगे और जो हाईवे वालों ने भी ध्यान दिया। अब उधर देखो आप, वहाँ रास्ता ही नहीं है और यहाँ तो पलटेगा। यहाँ तो अगर हम भी घर से चल रहे तो हमारी ये भरोसा नहीं हम शाम को घर पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। 2 साल से यहाँ लगातार 8 दिन में 2-3 एक्सीडेंट हो जाए और 100-150 आदमी तो हाथ लगे मर चुके हैं और जो बाहर के बेचारे मोटरसाइकिल पर हुआ उनका पता नहीं चलता, वे आगे जाकर मर रहे जी रहे। लेकिन आए दिन रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर और प्रशासन की इतनी लापरवाही। सितंबर में हमने एसडीएम को बुलाया था,
और रुड़की में धरना भी लगाया था और एसडीएम ने आगे यहाँ सर्वे करा और एसडीएम ने ना आदेश कर दिया अक्टूबर में कंप्लीट चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई नहीं हो रहा। और बाहर दिल्ली से कोई फॉरेंसिक टीम आई है, निरीक्षण उसके द्वारा किया जा रहा है। तो आप लोगों के द्वारा यहाँ पे जो हमें उनको सुविधा दी जा रही है, निरीक्षण के लिए यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह जो उनको जरूरत आवश्यकता है वो कर रहे हैं। सर कितने लोग टीम में हैं और कौन सी संस्था है, कहाँ से आई है, किसके दिशा निर्देश पर वो संस्था यहाँ पे काम करती है? हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेटर आया था उसके आदेश पे उनके साथ हैं। वहीं अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां नए साल के मौके पर नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 60 लीटर कच्ची शराब बनाने के लिए उपकरण और भट्टी पुलिस ने बरामद की है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसे न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा गया है। कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि आरोपी का नाम गुरदेव सिंह है। वह गुज्जर बस्ती अमित ग्राम गुमानीवाला का रहने वाला है। उधर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट से खदेरा गांव तक सड़क न पहुंचने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई सालों से इस सड़क की मांग की जा रही है, कई बार आंदोलन किए जा चुके हैं, जिसके बाद आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सड़क के लिए क्षेत्रीय महिलाओं ने चक्का जाम तक किया। इसके अलावा 53 दिन तक धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री के पीआरओ के आश्वासन देने पर धरने को खत्म किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन ने 1 किलोमीटर की रोड कटवाकर अपने वचन की इतिश्री कर दी है। सड़क न होने की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव से मुख्य मार्ग तक आने के लिए 8 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने शनिवार को सल्ट तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी अल्मोड़ा को ज्ञापन सौंपा। हमें रोड चाहिए। कहाँ के लिए? थला बेदाकोट वाली। तो क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि ये रोड थला बेदाकोट वाले कब से बोल रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी वाले बना रहे हैं और अभी तक कुछ भी नहीं बना। कभी कह रहे हैं ठेकेदार को दे दी, कभी बोलते हैं कुछ दे दिया, खाली हमें ललकाते जा रहे हैं। हम लोग परेशान हैं। रोड की सर। कौन सी रोड की? थला बेदाकोट। तो क्या समस्या है उसमें? रोड नहीं बन रही है या क्या है? नहीं बन रही सर, बार बार खाली आश्वासन दे रहे करके बन रही है उसमें फिर बीच में काम रोक दे रहे। आप कौन से गांव से हैं? ग्राम तला 10। तो आपको कोई समस्या आई बिना रोड? आई सर, बीच में पिछले हफ्ते मेरी वाइफ की डिलीवरी थी। हमारे यहाँ परेशानी है कि रोड की परेशानी है। ऐसा है कि हमें 8 किलोमीटर पैदल चढ़ाई में लाना पड़ता है और हमारे गाँव में मतलब ऐसा है एक दूसरे के वो करने के लिए तैयार नहीं होते। तो हम अगर जब हमारे यहाँ रोड नहीं है तो हम किसी से ये लाएंगे। कौन से गांव से आप? कुछ दिन पहले हरिद्वार से कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तराखंड सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और उनके पुत्र पर चोरी का आरोप लगाया था, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल मुखर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जयेंद्र रमोला पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि रमोला ने उनकी छवि को धूमिल किया है और उनके खिलाफ साजिश भी रची है। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि वह बहुत चहल कर लिया, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। गौरतलब है कि रमोला ने हाल ही में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के बेटे के खिलाफ जमीन के मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया था। कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली हार से रमोला हताश और निराश हैं और जनता की अदालत से बाहर हो चुके हैं। जब से वे हारे हैं तब से ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। जयेंद्र रमोला जी ने तथ्यों के साथ जो है वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ आरोप लगाए थे कि उनके पुत्र ने जो जमीन खरीदी है वो उसमें कई चीजें छुपाई गई और जो उसकी बाजारी मिल्कियत थी उसको छुपा करके जो राजस्व की चोरी की गई। तो ये तमाम आरोप थे
जिससे शायद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई और मंत्री जी की बौखलाहट का ही ये परिणाम है जो जयेंद्र रोमोला जी के खिलाफ कार्रवाई की बात आ रही है। मेरे कांग्रेस के प्रदेश मेरे पहले कांग्रेस देखो आवाज तो मेरी है ना, सवाल है कि मेरे कांग्रेस के प्रदेश मेरे पहले कांग्रेस के। उधर कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया। कोटद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों के साथ ही हिमाचल के विधानसभा के नतीजों ने साबित कर दिया है कि बीजेपी पर जनता का विश्वास नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में आप देखिए मैनपुरी में क्या नतीजा आया, आप राजस्थान के उपचुनाव में देखिए कांग्रेस वहां पर जीती है, इसी प्रकार से ओडिशा में आप देखिए वहां पर बीजू जनता दल वहां पर जीता है, बीजेपी हारी है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल गुजरात में जीत करके अगर इतरा रही है तो उनको समझना चाहिए कि पैन इंडिया पूरे देश के अंदर जो इस समय हालात हैं वो उनके खिलाफ हैं, लोगों ने उनके खिलाफ मतदान किया। आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के अनुमोदन के बाद 15 नए मंडल बनाने जा रही है। ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत में भी 2 नए मंडल बनाए जाएंगे, जिसमें से एक रीटा मंडल और एक मंच तामली मंडल होगा। साथ ही संगठन के अन्य खाली पड़े पदों की नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय जानने और फीडबैक लेने के उद्देश्य से टनकपुर नगर पालिका सभागार में स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें मंडल स्तरीय चुनाव को लेकर और अन्य पदों पर नियुक्ति को लेकर आपसी मंथन किया गया। आगामी पंचायती चुनाव से लेकर आने वाले लोकसभा चुनाव तक की तैयारियों पर चर्चा की गई। प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा संगठन एक लोकतांत्रिक संगठन है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे अनिल शाही जी यहाँ जो चंपावत विधानसभा है इसमें पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं और हम लोगों ने यहाँ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन सबसे राय की है, राय मशवरा हुआ और जो भी हमारे कार्यकर्ता नगर मंडल के दावेदार हैं उन्होंने भी अपनी दावेदारी की है। हमारे यहाँ बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई चुनाव नहीं होता है, कोई वोट नहीं होता, एक आम सहमति के नाम से तो जो भी सबके लिए सहमति बनेगी तो संगठन इसमें हमारे प्रांतीय नेतृत्व को ये सूची चली जाएगी जो दावेदार है। उधर रुड़की के रामपुर गांव में नदी के किनारे एक इनोवा कार में भीषण आग लग गई, जिसके आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने के बाद कार चालक ने आग से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी का बहुचर्चित रेलवे प्रकरण अब दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा है। मामले में हजारों की तादाद में पीड़ितों ने रेलवे प्रकरण को लेकर भूलपुरा क्षेत्र में ठंड के बीच अपने अल्लाह से रो रो कर दुआ की और रेलवे प्रकरण से निजात दिलाने की दुआ की। बता दें कि बनभूलपुरा क्षेत्र के लाइन नंबर 17 में हजारों की संख्या में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और पुरुषों ने हिस्सा लिया। इधर मस्जिद उमर के इमाम मौलाना मुकीम कासमी ने बताया कि आज सामूहिक रूप से लोगों ने अपने अल्लाह की राजी करने के लिए रो रो कर रेलवे प्रकरण से निजात पाने की दुआ की। उनके इस वक्त में जो हालात हम पर आए हुए हैं जी, जहां और तमाम कोशिशें की जा रही हैं, आज हम सब लोगों ने और इतनी बड़ी तादाद, हजारों की तादाद में लोग यहाँ जमा थे, हमने रब्बुल आलमीन और अपने अल्लाह और अपने मालिक हकीकी से दुआ की है कि अल्लाह ताला इस शहर में जो हालात इस वक्त आए हुए हैं उन हालात को साजगार फरमा और पूरे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमा और जो
इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, दो तारीख में कल खुलेगा, 3 में 4 में। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये फैसला हमारे ही हक में आएगा। हमने रब्बुल आलमीन से यही दुआ की है। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।